अब अंत में जो सबके हमारे प्रेरणा स्रोत हैं उनको सुनने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आचार्य श्री से कि वो अपना संबोधन और अपना आशीर्वचन दे करके हमें ग्रहण करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, अपनी आंख बंद करते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और 1 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण हम करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज पतंजलि परिवार का यह समृद्ध ग्राम का जो परिसर है, सच में ग्राम की समृद्धि के लिए जो सर्वतमना संलग्न हैं, जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है, ऐसे आप सभी भाई बहनों की उपस्थिति से हमारा शब्द आज सार्थक हुआ है। इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका बहुत वंदन करता हूँ। हमने एग्रीकल्चर को लेकर के प्रयास किया है, देश के लिए, देशवासियों के लिए कुछ सहयोग करने के लिए या कुछ नया देने के लिए। यह सब तब संभव हो सकता है जब आप सभी लोग इस कार्य के लिए साथ दें, सहभागी बने। वास्तव में हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे होते हैं, हम तो आपके किए हुए काम को जन जन तक पहुंचाने के लिए माध्यम बन रहे होते हैं। तो उस आपके किए हुए कार्य को, आपके द्वारा किया हुआ जो तप और पुरुषार्थ है, यदि वह देश के किसानों के घर घर में पहुंच जाए तो किसान वैसे ही समृद्धशाली हो जाएगा। तो इस सारे कार्यक्रम के लिए हमारे बहुत ही प्रिय पवन जी, विवेक जी, ऋषि जी जो लगी हुई टीम है, और साथ में डॉक्टर वेद प्रिया जी और उनकी पूरी टीम हमारे सहयोगी के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, उन सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये अच्छी बात है कि इस कृषि कार्य, वस्तुतः यह जो देश है, ये ऋषि और कृषि का ही देश है। यदि आप अतीत में देखें तो ऋषि मतलब आध्यात्मिक साधना और आध्यात्मिक क्षमता, कृषि अर्थात जीवन निर्वहन के लिए, भरण पोषण के लिए जो उपाय हैं वो कृषि है। यह एक समय था, आप सब जानते हैं, आप बोलते भी हैं इस बात को, उत्तम कृषि कहा गया। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार
और नीच चाकर। तो चाकर ही तो आज प्रथम हो गया, उल्टा हो गया। तो हर कोई इस अभिलाषा में बैठा है कि शायद सरकारी नौकरी मिल जाए, और वास्तविक आंकड़ा यह है कि सरकारी नौकरी कितनी प्रतिशत मिल रही है हम सबको पता है। तो हमको आज जो एक मानसिकता बनी हुई है, कृषि कार्य वह जब कुछ नहीं मिलता है वो किसानी करता है, इस अवधारणा को आपको तोड़ना है। जैसे हमारे अभी राजस्थान वाले भाई कह रहे थे, चड्डी फटी थी जब बचपन में था, अब उसी खेती ने मुझे करोड़ों में खिलाया है। तो सच बात है। देखो, आप सबको अभी मैं सुन रहा था, लगभग 1.5 घंटे से मैंने अभी आपको सुना है। मुझे तो आप सब बहुत अच्छे वक्ता भी लगे। आप लोग खेती करते करते भाषण देना भी सीख गए हो। ये मुझे नहीं पता ये योगाहार का प्रभाव है या पहले से ही इतने धुरंधर हैं आप लोग। तो मुझे तो ये लग रहा था, जितने भी यहाँ बैठे हुए मैं देख रहा था, आप सब अपने आप में एक किसान नहीं, एक संस्था बन गए हो। ये बड़ी बात है। तो आप लोगों को देख करके, आपके कार्यों से, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, स्वेना क्रतुना संवरित, ये वेद शास्त्र का कथन है कि हमें शब्दों से नहीं, कर्म से, हम एक ऐसा कर्म करें कि हमारे कर्म जो है वो पूरी दुनिया को उस कर्म की ध्वनि सुनाई देने लगे। तो आप बहुत सारे भाई बहनें, अभी वो हरियाणा वाले भाई बहन जो थे हमारे, ये बहन जी, मैं देख रहा था ये भाई से बहन जी प्रेरित है कि बहन जी से भाई जी। तो मुझे तो ये लग रहा था ये बहन जी उसको लगा करके रखती है भाई साहब को। तो जो है अब बढ़िया, अच्छा भाषण इतना बढ़िया दे रहा था ये, अरे टनाटन एकदम। तो ये जो चीजें हैं, सच में जो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, आपके शब्दों में जो कॉन्फिडेंस है, वो किताबों के पढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जीवन में संघर्ष से तप करके जो आपने पाया वह आत्मविश्वास है आपका। तो इसको बोलते हैं कर्म की ध्वनि। जो आपने किया, और जितने भी मेरी माताएं, बहनें, भाई हैं, जिनको अभी भी कहीं 1-8% कहीं शंका हो, तो मुझको लगता है कि इसके बाद तो शंका नहीं बचनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे आप ही मालिक हैं भाई, हमने तो व्यवस्थाएं की हैं। लोग ये कहते हैं, मैं पहले भी कई बार होती है पतंजलि में, यहाँ पर भी आपने देखा होगा, खेत में काम करने में ठीक है, आपको तपती धूप में 40-50 डिग्री में रहना होता है, पर हमने यहाँ टनाटन एसी की व्यवस्था कर रखी है। ठंडी हवा खाओ, खेत की बात करो। हाँ, कोई हमेशा जरूरी थोड़ी है कि हम ही तब धूप में तपेंगे। तो ये व्यवस्था करी हुई है। तो यहाँ पर आपने आकर के जो अपने अनुभव आप साझा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, मैं देख रहा था ये किताबें भी बहुत सारी, किताबों से तो किताब तो पत्ती थी, पर पैकिंग ऐसी थी जैसे मान लो कि इसके अंदर सच में ही कुछ खजाना हो। है तो अच्छी चीज, तो बढ़िया। तो ये बहुत सुंदर था। देखिए, हमने विशेष करके, हम भी कृषक परिवार से हैं, किसान की पृष्ठभूमि से हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, पूज्य महाराज श्री भी, हमने गरीबी को देखा है, हमने अभाव को देखा है, भाषण में कहने के लिए नहीं, सच में ही देखा है। और गुरुकुल में भी गए तो जितने साल हम गुरुकुलों में हमने पढ़ाई करी, हमने गौ सेवा भी करी है, गोबर भी उठाया है, दूध भी निकाला है, छावनी भी करी है, चारा भी किया है गायों का, बरसिम भी काट करके लाए हैं, सर में लाद करके गांव से भूसों के गट्ठड़ भी उठाए हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है कि जो एक किसान के घर में काम होता हो और हम लोगों ने नहीं किया हो। हाँ, एक काम जरूर मैंने गुरुकुल में जाकर के नया सीखा। जब गुरुकुल खानपुर में पहुंचा तो उससे पहले हमको ऊंट गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो वहाँ ये भी सीख लिया। जो काला गुरुकुल में पहुंचे तो बैलगाड़ी चलानी नहीं आती थी, वो भी सीख ली।
तो भाई हमने तो बैलगाड़ी से लेकर के, झोटा गाड़ी, शायद बैलगाड़ी नहीं कहेंगे हम उसको, तो झोटा गाड़ी से लेकर के ऊंट की गाड़ी तक चलानी सीख ली हमने। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने नहीं किया हो, और हमें अच्छा लगता है कि ये कहते हुए कि हमने तप किया है, हमने पुरुषार्थ की है, हमने धरती माता के साथ कहीं ना कहीं उसकी सेवा की है, गौ माता की हमने सेवा की है। और आज भी इसी तरह से जब हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी खेत में जाते हैं, खलिहान में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, लोगों को ताज्जुब लगता है, क्योंकि आज जो लोग हमको जानते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी को जानते हैं, उन लोगों को लगता है कि इनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी संस्था है, इतने सारे यहाँ पर काम होते हैं, तो उनको लगता है कि ये तो सीधे एसी में और बड़ी गाड़ी में और मस्ती में सिर्फ सुख के उपभोग में रहते होंगे। सच मानिए, हमने जीवन में कभी भी जीवन को सुख के साधनों में जीने के लिए इस शरीर को हमने नहीं माना है। साधन के रूप में तो जरूरत होती है, परंतु विलासितता के लिए हमने एक भी किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं किया है। तो उसका परिणाम है, उसको देखना है ना, कि किसी को भी आप कहें कि जो जीवन के साधन है, कोई साधन के रूप में प्रयोग कर रहा है या सुख के उपभोग के लिए प्रयोग कर रहा है, तो हम पता कैसे लगाएं? एक दिन धूप में बैठा दो। मैं दिन भर ऑफिस में एसी में बैठता हूं, मेरी मजबूरी ऑफिस में बैठना पड़ता है, कई बार एसी बंद भी कर दूं, आने वाले लोग पसीने से तरबत्तर हो जाते हैं, पर मैं रात को तो मैं घर में अकेला रहता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं एसी बिना चलाए सो सकता हूं, थोड़ी गर्मी लगे मैं पंखे में रह सकता हूं, सुबह उठ करके मैं वो कहीं पर भी खुले में घूम सकता हूं, ठंड में रह सकता हूं, सर्दी में मुझे गर्म पानी से नहाना है कि ठंडे पानी से नहाना है, मेरे घर में गीजर है, पर मैं ठंडे पानी से नहाऊं तो मैं स्वतंत्र हूं। यदि मैं रहता हूं तो खेतों में जाता हूं, ठीक है, दूर है, गाड़ी से जाना मजबूरी है, खेतों में जाकर के घंटों धूप में घूमता हूं, तो वह तो हम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास समृद्धि भी आ जाए, उसको साधन मानना और अपने मूल कर्म को कभी मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया ऐसी सिखा देती है हमको। कभी कभी लोगों को लगता है पैसा हो तो क्या हो, बढ़िया घर हो, पैसा हो तो क्या हो, बढ़िया गाड़ी हो। अरे घर बढ़िया हो जाने से, बिस्तर बढ़िया हो जाने से नींद आने की कोई गारंटी नहीं है। गाड़ी बढ़िया हो जाने से अंतर के सुकून, अंदर की शांति की कोई गारंटी नहीं है। तो हमको हमेशा यह प्रयास करना है कि हमारी अंदर की जो शांति है, अंदर का जो सुख है, अंदर की जो तृप्ति है, वो हमसे कभी वंचित ना हो जाए, बस इसका ध्यान रख लेना। तो गरीबी में नहीं जीना है, अभावों में नहीं जीना है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, साधन युक्त बन करके साधनों का त्याग करना, ये वास्तव में त्याग है। आपको ऐसा बन करके दिखाना है। जीवन निर्वहन के लिए साधन, जीवन तो कोई भी पाल रहा है, तो हमें समाज के लिए, मुझे अच्छा लगा एक बड़ी सी बात, बहुत सारी बातें आप लोग इतनी अच्छी अच्छी कह चुके हो, शायद आपको भी नहीं पता कि आप कितनी गहरी बातें कर रहे हैं। भाई आदमी कमाता है काहे के लिए? पुण्य करने के लिए। कहता है कोई धर्मशाला बनाएगा, कोई ये दान करेगा, कोई गौशाला में दान करेगा, कहीं करेगा। सच मानिए, आप पुण्य ही कमा रहे हो, यानी कमा करके पुण्य करना और सीधा पुण्य कमाना, इसमें बहुत फर्क है। तो आप तो डायरेक्ट पुण्य के खजाने को प्राप्त कर रहे हैं, आपके लिए बड़ी बात है। सीधे आप गौ सेवा में जुटे हुए हो। मैं एक लाला जी कमा करके थोड़ा सा कहता भी ये गोदान के लिए ले जाओ, आप दिन में धूप में तप करके, भरी दोपहरी में, और अपने आप को लगा करके घंटों परिश्रम करके गाय की सेवा कर रहे हैं, तो आप पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आप तो आपको पुण्य के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, यही पुण्य है। आप जैविक कृषि करके न जाने कितने घरों में, कितने परिवारों में कितनी लाइलाज बीमारियां होने को हों, और आपका जैविक कृषि करके यदि वो रोग मुक्त हो रहा है, तो उसका पुण्य किसको मिल रहा है? वो आपको मिलेगा उसका पुण्य। क्योंकि हर कार्य का उसका मूल्यांकन पैसों से नहीं होता है, उसका जो मूल्यांकन होता है उसके परिणाम से होता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे वो परोक्ष हो। तो जो आप काम कर रहे हैं
उसका जो परिणाम है वो अद्भुत है। आप जो काम कर रहे हैं उससे सुंदर काम और कुछ हो नहीं सकता। इस धरती माँ ने, मैं अभी जलगांव होकर के आया था, जैन इरिगेशन में मैं देखने गया था, तो राजस्थान वाले मिनी इजराइल भी देखने के लिए हम टीम को भेजेंगे वहाँ पर भी, जो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर गया था, मैंने एक वाक्य उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो जो आदरणीय भंवरलाल जी जैन, उन्होंने एक वाक्य सब जगह इंग्लिश में लिखाया हुआ है, उनका हिंदी अर्थ यह है कि जब तुम धरती में आए थे, जैसी इस धरा आपको मिली थी, धरती आपको जो पृथ्वी जैसी थी, उसको उससे सुंदर बना करके हमको जाना है। बस यह संकल्प कि इस दुनिया में आते समय जैसी हमें ये धरती माँ, जिस तरह का प्रकृति वातावरण हमें प्राप्त था, उसको और सुंदर बना करके हमको जाना है। यह संकल्प आप सब लें। देखो, धरती को हम माँ कहते हैं। हमको लगता है कि धरती चेतना युक्त है या जड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धरती में भी चेतना है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायरस और अलग अलग तरह के जीवाणु विषाणु हैं, लाखों की संख्या में हैं। बैक्टीरिया बहुत सारे हैं शरीर में, तो घूम रहे हैं चारों तरफ। तो जो बैक्टीरिया है हमको पता नहीं चलता है ना, हमको तो पता ही नहीं चल रहा, यही हाथ में पता नहीं कितने हैं। तो ऐसे धरती इतनी विशाल है कि हम उसमें खोद रहे हैं, डाल रहे हैं, खा रहे हैं, तो धरती को एकदम तो पता नहीं चल रहा। तो हमको लग रहा है कि धरती को क्या फर्क पड़ता है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि धरती में हमने जो अत्याचार इन 50 वर्षों में किया है, पिछले हजारों वर्षों में ऐसा अत्याचार नहीं हुआ था। ये अभी बहुत चिंतनीय विषय बन चुका है। हमने इसके ऊपर बहुत चिंतन किया, मैंने बहुत चिंतन किया। हम लोगों ने एक पुस्तक अभी लिखी है, नवा हरित क्रांति के नाम पर, बड़ी मोटी सी है। उस समय पर भी मैंने इन लोगों को बताया था। मैंने बहुत सोचा, ये आप लोगों को पता भी है, पर सोचने के लिए मैं पुनः उन बातों को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 50 साल पहले की हमारी समस्या क्या थी? एक समस्या थी कि हमारे यहाँ पैदावार कम थी, खाने वाले लोग ज्यादा होने शुरू हो। एक ही समस्या थी, अन्न से बीमारियां नहीं पैदा हो रही थी, अन्न के कारण से दूसरे रोग नहीं पैदा हो रहे थे, अन्न उपजाने के लिए धरती खराब नहीं हो रही थी, बाकी कुछ भी गड़बड़ नहीं था। एक ही थी कि हम भूखमरी के और हमको खाने के लिए साधन कम थी। तो एक मजबूरी हुई कि हरित क्रांति के रूप में, कि पैदावार के लिए, कि कैसे ज्यादा पैदा किया जा सके, एक चीज पर फोकस किया गया। तो हमने एक चीज की तो प्राप्ति कर ली, पैदावार को तो हमने बढ़ा लिया, पर उस पैदावार को बढ़ाने के लिए ये सोचने का विषय है कि हमने क्या क्या खोया। मैं आपको थोड़ा सा गिनाना चाहता हूं। एक सबसे पहले क्या हुआ, जब हम कम पैदावार कर रहे थे, किसान अपना मालिक स्वयं था। आज किसान मालिक नहीं है। आज किसान एक तरह से पराश्रित, एक जैसे कहते हैं ना, हम कई बार शब्द प्रयोग करते हैं, बहुत हल्का माना जाता है, गुलाम। गुलाम शब्द का मतलब होता है पूरी तरह से पराश्रित हो, जिसका कोई अपना अस्तित्व न हो। आज सच मानिए, किसान आज गुलाम है, पूरी तरह से गुलाम है। अब मैं गिनाता हूं कि आप कहेंगे कि हम तो गुलाम नहीं है, मैं तो किसान हूं, मैं तो इतने एकड़ का मालिक हूं, मैं तो इतना उगाता हूं। तो उस मालिक पने को लाने में क्या क्या चीज बाधक हैं, वो मैं गिनाना चाहता हूं। सबसे पहले, मेरी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, पूरे देश की स्थिति मैं गिनाता हूं। पहले क्या होता था, जब एक बहन शादी करके पति के घर जाती थी, उस समय पर देखती थी कि पति के घर में खेती में कोई अच्छे बीज, जैसे जिसको कहते हैं ना, ज्यादा जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं, यदि उसको वहां पर दिखाई देते, तो कभी उसका भाई मिलने के लिए आए तो बहन कहती थी, भाई यहाँ पर ये वाले बीज अच्छे हैं, तुम थोड़ा ले जाओ। या कभी जब दिखता था कि उसके
ससुराल में बीज अच्छे नहीं हैं तो अपने पति को कहती कि पतिदेव, मेरे मायके यहाँ जो है ना उस चीज़ का बहुत अच्छा बीज मिलता है, उसको आप लाके खेत में लगाओ। यानी परंपरागत जो उन्नत बीज की परंपरा थी उसकी संवाहक हमारी माताएं बहनें थी। पूरे देश के अंदर वो बीजों का आदान प्रदान एक गांव से दूसरे गांव, सिर्फ वो शादी होकर के नहीं जाती थी, वो बीजों को पूरा संरक्षित करने में, संवर्धन कराने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। और धीरे धीरे वो सारे जो परंपरागत जो उन्नत बीज हैं एक एक करके आज समाप्ति के कगार पर हैं। हम पूरी तरह से मल्टीनेशनल्स कंपनी के गुलाम हो चुके हैं बीज के लिए। यानी किसान, मैं आपको मजेदार बात बताता हूं, एक तो मानसिकता को भी बदली है। हम खेत में उगाते हैं उन्हीं गेहूं का बीज, सीड के नाम पर बाजार से 2 गुने रेट में, 3 गुने 4 गुने रेट में हम खरीदते हैं। तो किसान लोग, आप सभी लोग उस बीज को अपने खेत में क्यों नहीं तैयार कर सकते? जैसे गेहूं का बीज है, धान का बीज है, इसमें कुछ नहीं लगता, वही धान जो आप उगा रहे हो वही वहां से बाजार से आता है, तो अपने घर में रखो, तो आपको 4 गुना पैसा क्यों देना? तो ये जो बीज के संरक्षण और संवर्धन की परंपरा है, यह अपने क्षेत्रों में आप शुरू करिए और परंपरा बीजगत बीज जहां पर भी उपलब्ध हो उनको प्रमोट करने का प्रयास करिए। क्योंकि जब इस तरह के बीजों का संरक्षण होगा, उसमें हम थोड़ा ईल्ड वाले, जिसमें ज्यादा पैदावार होती है, ऐसा बीज लाएंगे तो उन बीजों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वतः ही होती है। जो हाइब्रिड होता है ना, उसमें वो क्षमता नहीं होती है। जैसे भाई कह रहा था ना कि मित्र जीवाणु मित्र, हमारे कीट मित्र, ये सब पतंग, सारे जितने भी चीज हैं वो मित्र तो हैं, वो हमारे वाले टाइप अनाज के लिए तो हैं, पर वो विदेशी लाओगे ना वो झिलता नहीं उनको। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी परंपरा को अपनी खेत में, क्योंकि बीज ले आ रहे हो आप यूरोप वाली, कीट पतंग हमारे भारत वाले देसी, भाई कीट पतंग तो देसी है, बीज विदेशी है, तो मेल नहीं बना ना, बात ना बनी। तो ये संदेश आप दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और उस आप कहेंगे कि जी क्या हम हाइब्रिड को प्रयोग बिल्कुल नहीं करें क्या? मैं कहता हूं आप करिए, परंतु अंधाधुंध मत करिए, आंख बंद करके मत करिए। ऐसा नहीं कि कल जाके आप बिल्कुल ही पैदावारी आपका कम हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर हम जहां जहां पर अपने को ठीक कर सकते हैं वह भी अंधविश्वास है। तो ये जरूरी है कि हम बीजों के विषय में बहुत सजग और सावधान होकर के उन्नत बीज के चयन में बहुत ध्यान दें, पहली बात। और वही पुरानी परंपरा उन्नत बीज का संरक्षण के साथ में, अब आप इतने लोग जुड़ गए हैं ना आपस में, एक परिवार की तरह से आप जुड़ गए हैं, तो आपस में भी बीज के संदर्भ में शेयर करिए, तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है, बीज के बाद में दूसरी चीज आती है। पहले गांव में क्या होता था, जितने भी आप बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी हो, उतनी उन्नत तकनीकी तो नहीं थी। जैसा भी भाई ने तकनीक की बात करी, तकनीक को अपनाने में हमें कभी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, 100% आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। परंतु यहां एक बहुत बड़ी सावधानी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इन्होंने तो कह दिया कि मैं 8 एकड़ में करोड़ों कमाता हूं, मैं ऐसे किसानों को भी जानता हूं जितनी पूंजी थी, पॉली हाउस ग्रीन हाउस बना करके लगा दिया, बाद में जो है ना वो झोली झंटे बेच करके घूम रहे हैं, बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि पॉली हाउस कोई ऐसी मशीन नहीं है कि लाकर खड़ा कर दिया तो कमा करके आपको दे देगी। वो आपको और परिश्रम करने के लिए कहता है, वो कि भाई तुमने ये ढांचा खड़ा किया है तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये किसान भाइयों को मैं ये बता, कई बार क्या होता है ना, एक गांव की कहानी सुनाते हैं लोग पुरानी, वो मैं कई बार देखता हूँ, ये ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, ड्रिप इरिगेशन और आपका हाइड्रोपोनिक्स और नई नई जितनी भी तकनीकें, जो भी चीजें आ रही हैं, तो ये कहानी क्या है कि ऐसा कहते हैं, शुरू शुरू में आपने देखा होगा ना, वो अब तो सबको पता है थर्मामीटर क्या है। तो पहले गांव में थर्मामीटर जो है, वो नया नया थर्मामीटर शुरू हुआ, तो एक शहर में रहता था लड़का,
तो उसने क्या किया कि वो थर्मामीटर लेकर के गांव में गया तो एक ताई बेचारी बीमार थी, बुखार चढ़ गया, तो ले जा करके उसने थर्मामीटर लगाया ताई जी को। ताई जी का तो बुखार उतर गया, क्योंकि ताई जी ने ये समझा कि ये तो बुखार उतारने की दवाई है, हाँ इसको लगाने से बुखार उतर जाता है। तो वो तो बेचारा बुखार मापने का काम करता है। तो दोबारा फिर जब वो बुखार चढ़ा, ताई जी को बोला बेटा वो वाली मशीन लाइयो जरा बुखार उतारने वाली। तो उसने कहा कौन सी ताई जी? बोला वो जो तू ला करके मेरे को लगाया था ना जिस मशीन को। तो आप ये पॉली हाउस ग्रीन हाउस को ये खेती पैदा करने की मशीन मत समझो, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ये साधन है, इसको साधन मानो, पर उस साधन के हिसाब से फिर खेती करना सीखो। तो बात यह है कि ये फर्टिलाइजर और केमिकल की बात है। फर्टिलाइजर और केमिकल ऐसा नहीं है कि विदेशों में लोग नहीं डालते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। जैसे अभी हमारे भाई कह रहे थे मैं अब मॉरिशस जाऊंगा खेती सिखाने के लिए। मॉरिशस में बता दूं क्या करते हैं? वहाँ 80% खेतों में तो गन्ना है, वहां पर वो गन्ने से परेशान है। तो तुम भी पॉली हाउस लगा लुगा के कुछ सिखा के आ जाइए, वो अलग बात है, पर गन्ना बहुत जबरदस्त फसल है वहां पर। और क्योंकि सारे भाई लोग वहां पर लगभग जितनी आबादी है 60% तो हमारे इंडियन ही है वहां पर, सारे बिहार के ज़्यादा हैं और कुछ कुछ इधर हमारे पूर्व उत्तर प्रदेश के हैं, थोड़े से राजस्थान के भी लोग हैं वहाँ पर, तो बाकी अदर स्टेट्स के तो थोड़े बहुत लोग हैं। तो विदेशों में भी फर्टिलाइजर और केमिकल डालते हैं और हम भी डालते हैं। उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, इसको समझो, ये समझने की बात है। हमारे यहाँ जो परंपरागत खेती करने की जो परंपरा थी ना, वो सदियों पुरानी थी। भाई बाप खेती करता था, जैसे आप लोगों के भी पिताजी वगैरह खेती करते होंगे, तो बच्चा अनायास ही छोटे से ही, हम जब चलना बाद में सीखते थे खेतों में पहले जाते थे, वो देखते थे कैसे बीज डालता है, कब कौन सी फसल बोई जाती है, किस खेत में क्या फसल बोते हैं, क्या करते हैं। तो वो स्किल जो है ना, वो हम अनस्किल्ड नहीं थे, हम बहुत स्किल्ड थे कि किस क्रॉप के बीच में क्या डालना चाहिए, कब क्या बोना चाहिए, वो समय का, टाइमिंग का और एरिया के हिसाब से। इतना तक भी था गाँव में, अभी भी कहीं कहीं पर आपको मिलेगा। जैसे उत्तराखंड में पहाड़ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि इस खेत में तो ये टमाटर वाला खेत है, उसको पता है इसमें टमाटर ही बढ़िया उग सकता है, भले भाई इसमें तो वो होती है दालें होती हैं वाले खेत में, तो इसमें भाई गेहूं बढ़िया होता है, या इसमें जो है ना तुम उठा के इसमें सब्जियां बो दो ठीक होती, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जो मृदा की जो स्थितियां हैं वो किस क्रॉप के अनुकूल है। तो परंपरा से नॉलेज है, वो साइंटिस्टों के भी बाप थे हमारे बाप दादा, तो वो परंपराएं थी। अब वो परंपरा में सबको पता है कि जिस खेत में बढ़िया जो है टमाटर पैदा किया जा सकता है, उसमें और दूसरी चीज लगाओगे तो फिर फेल हो जाओगे। तो ये परंपरा से नॉलेज था। तो जो हमारा जो स्किल्ड था, यदि उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाता, ट्रेनिंग दी जाती, तो हम इतने बर्बादी के कगार पर खड़े नहीं होते। तो क्या किया गया, हमें ये कहा गया कि यूरिया ला करके थमा दिया, एक शिक्षा दी, यूरिया डालोगे तो फसल की वृद्धि होगी। सबको बात तो सही थी, तो सब लोगों ने क्या उठाया, यूरिया उठाया, जो है डालना शुरू कर दिया खेत में। शुरू में देखा कि एक एकड़ में शुरू में शायद 15-20 किलो डालते थे, वो 20 किलो बढ़ करके 40 हो गया, 40 बढ़ करके 80 हो गया, 80 बढ़ करके 1.5 हो गया, 1.5 बढ़ करके 2 क्विंटल हो गया। यानी यूरिया की मात्रा तो बढ़ती गई, हमारी खेती की मात्रा घटती गई। और इसी तरह जब देखा कि कीट मित्र कीट तो सब बर्बाद हो गए, फिर बोले जी पेस्टिसाइड डालो, इंसेक्टिसाइड डालो। जब हमने केमिकल डालना शुरू करा, पहले छोटी सी बोतल से काम हो जाता था, फिर दूसरी 2 बोतल डालो, फिर 4 बोतल डालो, फिर ये नहीं तो वो डालो। इससे क्या हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें सिर्फ लालच की तो प्रशिक्षण दिया गया कि डालोगे तो पाओगे, परंतु दुर्भाग्य रहा इस देश का, हमें सावधानी नहीं बताई गई है कि ज़्यादा डालोगे
और सावधानी के साथ नहीं डालोगे, मास्क नहीं लगाओगे, हाथ में दस्ताने नहीं पहनोगे, ये जो जहर है। और मैं तो उस आदमी को ढूंढता हूं, यदि आप कहें ना कि इस जहर को जो दवाई, बोले दवाई डाल रहे हैं खेत में, वो जिसने जहर को दवाई बताई है ना, पहले तो उसको ढूंढो। और आप लोग कम से कम यहां से बोलो कि जो केमिकल की शीशी बोतल बाजार में मिलती है ना, उसको जहर बतानी शुरू करो कि इसका नाम दवाई नहीं है, ये जहर है। बोले क्या डाल रहे, बोले खेत में, बोले दवाई डाल रहा। वो दवाई थोड़ी है, वो तो जहर है। तो ये जो परंपरा, तो दवाई बना बोलने से क्या होता है, एक हमारे को एक उससे लगाव होता है कि ये तो हमारे बचाने वाली चीज है। जब जहर बताएंगे तो थोड़ा भय तो होगा, ये तो तुमको बर्बाद करने की चीज है। तो ये जो हमको सिखाया नहीं गया, इसका कारण क्या हुआ? जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पंजाब का जालंधर, बठिंडा और यूपी का मुजफ्फरनगर, 16 गुना तक यूरिया डालते हैं लोग, 16 गुना। ये हालत है अभी हिंदुस्तान के अंदर में। पूरे यदि देश के अंदर देखोगे तो यूरिया की जितनी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा मात्रा में खेतों में डाला जा रहा है। और हमको कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि यूरिया खेतों में नहीं, अनाज के जड़ों में डाला जाता है। विदेशी शाणे थे। यहां तो क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे साथ क्या क्या धोखा हुआ, समझ लो। विदेशों में यूरिया कभी भी दानों में, कट्टों में नहीं मिलता है, वहां लिक्विड फॉर्म में मिलता है। लाने की मजबूरी थी तो कट्टों में लाने के लिए हमारे यहाँ दानेदार यूरिया बना करके भारत में लाया गया, और हमको उसको डालने की विधि भी नहीं सिखाई गई। वो लोग यूरिया डालते हैं, वो पाइप, पतली सी पाइप बिछा करके उसके जड़ों में डाल देते हैं। धरती बिल्कुल सुरक्षित रहती है। जितना उस क्रॉप को, जो उस अनाज को जितना यूरिया चाहिए उतना ही डाला जाता है। अब जाकर के हमारे यहाँ लिक्विड यूरिया की बात होनी शुरू हो गई, जब सारा बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि किसान को तो कुछ पता नहीं था ना। किसान बेचारा क्या करे, जो फैला दिया जाता है, जो बता दिया जाता है, उसने तो आंख मूंद करके मांगना। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक तरह से इस देश की इससे हानि हुई, और लोगों के जीवन बर्बाद हुए, जीवन के साथ हमने खिलवाड़ किया। अब दूसरी चीज, आज भी सैकड़ों प्रतिबंधित केमिकल जो पूरे विश्व में कहीं पर भी प्रयोग करने के लिए स्वीकृतियां नहीं है, वो आज खेत में प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो यूरिया और केमिकल इतने खतरनाक नहीं है जितना यूरिया और केमिकल को अंधाधुंध डालना खतरनाक है। तो अच्छा है कि हम उससे 100% बचें, झंझट से मुक्ति। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि तकनीक के साथ करिए, क्योंकि खाद ही सब कुछ नहीं है खेती के लिए। खाद की मात्रा, बीज, पानी के लिए जो डालने का, बोने का समय, ये बहुत सारी चीजों को मिलकर के खेती होती है। ये सब आप लोगों को पता है। तो इस सब को मिला करके और उन्नत रूप में, क्योंकि जैसे गन्ने में भी जो हम पानी देते हैं, और वो इधर मुजफ्फरनगर, खतौली, यूपी के कुछ लोग होंगे, बोले किसी ने कहा, बोले ये गन्ने की खेती कैसे होती है? तो किसान से पूछा किसी ने, कोई शहर का आदमी था, तो बोला गन्ने की खेती कैसे होती बता जरा। उसने कहा जी, दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। वो कई देर तक बोलता रहा, दे खाद दे पानी। उसने कहा रुक तो जा। बोले रुक गया तो फसल का बर्बाद, चौपट है फिर तो फसल। तो ये दे खाद दे पानी से कब मुक्ति होगी? इसको समझना होगा ना कि गन्ने में आपको कितना पानी देना है। तो ये दे खाद दे पानी, आज धान की फसल में पूरी दुनिया ने धान उगाने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि पानी, उसमें इतना पानी हमारा नीचे चला गया, धरती के नीचे। जहां पानी नहीं है वहां तो उगाना हमने सीखा नहीं, जहां पानी था वो पानी खत्म कर दिया हमने। तो वो तकनीक के माध्यम से कृषि करिए, परंतु तकनीक को पहले समझिए। आपको जैसे भाई ने बता दी, एक बता दी, मैं तो करोड़ों कमाता हूं, मेरे पास 8 एकड़ है। कितने करोड़ कमा लेते हो भाई? क्या नाम आपका? 1 करोड़ पर नेट कमाई होती है। तो एक तरह से समझ लो कि 1 एकड़ में 10 लाख रुपया तो भाई कम से कम कमा रहा है। तो अब इनको देख करके ये कल के दिन में सारी इनकी कॉपी मत कर लेना। हमारे 1000 एकड़ में बोलिए और 2000 ही इतना ही कमा रहे।
जी नहीं, रुको ना, रुको, मेरी बात सुनो। मैं आपकी, अब घबराओ मत, आपकी प्रशंसा ही कर रहा हूं। तो इनको देख करके तुम सारे खेत में जाके पॉली हाउस मत लगाना। कल क्या करना है, इनसे सीखो। आप थोड़े से एरिया में करो, आपको कॉन्फिडेंस आया कि यहां से मेरी कमाई हुई, तो ये तो करोड़ तो अपनी कमा रहे हैं ना, करोड़ों दूसरों को भी कमा के दे रहे हैं। तो ये यहां आप इनसे सीखोगे तो करोड़ों कमाने वाले आप यहां से हो सकते हो। क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूं, मैंने बहुत किसानों को देखा बिल्कुल, जो पहले तो 2-4 लाख 10 लाख कमाए भी करते थे, जो बिल्कुल बर्बाद हो गए। इसीलिए एक्सपेरिमेंट, नई चीज पायलट करो, एक छोटे एरिया में करो कि हाँ 1 फसल 2 फसल 3 फसल आप ले लो। कितना समय लगता है, 1-1.5-2 साल आप एक्सपेरिमेंट करो। हो गया ना, अपने आंखों ने, अपने हाथों ने देखा, अपने पुरुषार्थ ने देखा, उसको मल्टीप्लाई करो। फिर कोई आपको न तो डिगा सकेगा, न कभी आप जीवन में फेल होंगे। तो एक्सपेरिमेंट करना है, यानी आगे बढ़ने का यही उपाय है कि यदि आप कदम को, पैर को उठाओगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। और दोनों टांगे यदि एक साथ उठा लिया तो आगे ना बढ़ोगे, पीछे पिछुंडा ठुक जाएगा फिर तो, हाँ कमर ही ठुकेगा फिर तो, पीछे औंधे मुंह पड़े पाओगे। तो बस ये ध्यान रख लेना, ये खेती के लिए उपाय है। तो ये जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर की बात हुई। तीसरी बात, हमारे यहाँ एक फैशन चल पड़ा, जितने भी यदि आप में से छोटे किसान है ना, ट्रैक्टर को तिलांजलि दे दो, बिल्कुल हटा दो ट्रैक्टर। मैं बता रहा हूं, ट्रैक्टर को यदि आप हिसाब लगाओगे ना, सुन लो सारे, मैंने बहुत बहुत हिसाब लगाया है। एक ट्रैक्टर आपका कितना, 6 लाख 7 लाख का आता है अभी, 10 लाख का आता है अभी, 10 लाख ही मान ले। रुक जा भाई थोड़ा, इतना भी मत जा तो फिर वो वाला ट्रैक्टर आ जाएगा, फिर 1-8 करोड़ बताएगा तो, जो बहुत बड़ा वाला। हाँ, तुम सेकेंड हैंड भी उठा के लाओगे 5 लाख तो पड़ेगा ना। चलो मैं वहीं से शुरू होता हूं। 5 लाख का ट्रैक्टर ले आओगे आप, तो महीने में आप 8-10% का तो इंटरेस्ट, साल का 10% इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग। 10% इंटरेस्ट भी आपने मान लिया एवरेज, तो भाई कितना रुपया का हो गया आपका, 5 का 10% 50,000, कितना हो गया, 60,000 हो गया ना। तो 5,000 रुपया महीना, सुन लो ध्यान से, 5,000 रुपया महीना तो आपने एक भैंस बांध लिया। ट्रैक्टर बिना डीजल तो चले नहीं, वो भी खाएगा। ध्यान से सुनो, आपकी खेती, यदि मान लीजिए आप एक खेत में, आपके पास 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन को जोतने में यदि आप हल लेकर के खेत में जुट जाएं, कितने दिन में जोत लेते हो भाई? 2 एकड़ 4 दिन में तो जोती जाएगा भाई। तो कह रहे 2 एकड़ में जोत दूंगा, तो 4 दिन का तुम्हारा काम है। यदि तुमने 2 बैलों के जोड़े रखे, एक जोड़ा रखा, चलो वो बैल क्या करेगा, गोबर भी देगा, मूत्र भी देगा खेत में कहीं, और खाएगा क्या, जो खेत का घास फूस खा जाएगा। छोड़ दो किनारे पर, जो घास काट के लाओगे, कोई डीजल पेट्रोल भी नहीं देना, तो फोकट में आपको मिल रहा है। एक तरह से फ्री का ही तो कर्मचारी मिल रहा है। जो आपको फ्री का कर्मचारी था उसको तो आपने छोड़ दिया रोड पर बेचारे को दलदल ठोकरे खाने के लिए, और आप वो जो विदेशी जो हाथी जो है उसको लाके घर में पाल लिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मत सोचो कि आप खेत में हल चलाओगे तो लोग हंसेंगे, अरे बड़े है तो बड़ा धोले धोले कपड़े पहन करके। अरे किसान हो, किसानी के ऊपर आप गर्व करते हो, तो उसको भी यदि आप 4 दिन समय अपने आप, मजदूर नहीं मिले तो क्या परेशानी है। मैंने ज्यादा इस तरह की चीजें बिहार के साइड में तो बहुत ज्यादा देखा, वो कहीं बाहर जा करके छोटी छोटी नौकरी कर लेंगे, पर वहां पर खेतों में काम करने में सोचते कि हम तो चौधरी हैं, हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं। तो इस मानसिकता को भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विदेशों में जब आप बात करते हैं ना, कई बार हमको लगता है कि विदेशी लोग तो बड़े ऐसे रहते हैं। यदि वो परंपरा से कोई भी काम करते हो ना, वो बड़े गर्व के साथ, गौरव के साथ करते हैं। हम लोगों ने किसानी को मजबूरी और किसानी करने वालों को गरीब या दीनहीन, क्योंकि किसान देखो, एक तो जाति की बात नहीं है, बोले कहीं ब्राह्मणों की बात होगी तो बोले जी एक गरीब ब्राह्मण रहता था, कहीं भी कहानी पढ़ लेना सारी। और एक धोती फटा हुआ किसान जो है, धोती फटी हुई किसानों के जितने भी फोटो देखोगे आप, कोई साबुत कपड़ा पहना हुआ आपको फोटो नहीं दिखाई देगा।
ये जानबूझ करके षड्यंत्र है कि किसान जो है ढंग का जो है कपड़ा पहन सकता है कि नहीं पहन सकता। तो भाई क्यों नहीं दिखाया जाता फोटो में, क्यों नहीं दिखाया जाता किताबों में, कहीं पर भी। यानी किसान है तो बेचारा कौन बनना चाहेगा फिर वो किसान? फटी धोती में कौन रहना चाहेगा? या तो भूखा, बिल्कुल खाली पेट, बिल्कुल कुबड़ा सा, कमजोर सा, दीनहीन सा, चेहरे पर उदासी, दुखी, यूं हाथ पकड़ करके आसमान की तरफ देख रहा है, फटे हुए, बिल्कुल बिना पानी का खेत। ये मानसिकता क्यों बनाई गई है? ये आपको पता नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये पूरी प्लानिंग से होती है। आपको लगता अभी आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा, अब तो तुम सोचने लगोगे ये पीछे, इसके पीछे भी कहानी है। सच में कहानी नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो इसको समझना होगा हमको। ये ऐसे ही नहीं किसानों को बर्बादी पर, कगार पर ले जाया जा रहा है, ये षड्यंत्र पूर्ण ढंग से। जैसे एक भाई कह रहा था ना कि ये किसी ने कहा, बोले जो खतरनाक जो होते हैं ना, ये वो भाई सुना रहा था ना, बोला ट्रैक्टर ट्रॉली भर करके हमको तो भीड़ बनाया जा रहा है। यदि आप ज्यादा समझदार हो गए तो ऐसे हो जाओगे जैसे यहाँ करके भाषण दे रहे हो सब टनाटन, बाकी सब। ये तो अच्छा है आपस में भाषण दे रहे हैं और आपस में सुन रहे हैं, नहीं तो सुनने वाले बनोगे, फिर भाषण तो दूसरा ही कोई देगा। तो इसीलिए आपको अपनी क्षमता को, अपना जो सामर्थ्य है उसको बढ़ाने का काम ये आपको ही करना होगा यदि आप किसान हैं। मेरी बात को बहुत कड़वा सत्य है, कोई सरकारें, कोई संस्था, कोई देशी विदेशी आपकी पीड़ा को दूर करने के लिए नहीं आएगा। यदि बीमारी आपकी है तो इलाज भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। उपायों को आप ढूंढ भी सकते हैं। हमें तो इतना कमजोर दिखा दिया गया कि हम कोई उपचार ही नहीं कर सकते अपना, हम कोई उपाय ढूंढ नहीं सकते जब तक विदेशी महंगे बीजों को ना खरीदें। तो इस समय करो, ट्रैक्टर को लगा लो, डीजल का खर्चा लगा लो, बीज का खर्चा लगा लो, खाद का खर्चा लगा लो, पानी का भी ट्यूबवेल चलेगा, डीजल चाहिए, बिजली चलेगी तो बिजली चाहिए, वो खर्चा लगा लो, ट्रैक्टर के साथ में जो साधन लगते हैं वो लगा लो। तो आप फिर आपके पास क्या है? कुछ नहीं है। तो इसीलिए प्रयास करिए। क्या प्रयास करना है आज से? आपको 2 प्रयास करने। एक तो तकनीकी के रूप में जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, उन तकनीक को धीरे धीरे अपनाना शुरू करो। और तकनीकी के नाम पर जो भ्रम है, ढकोसला है, जो हमको बर्बाद करने वाले साधन है, धीरे धीरे उसको हटाना शुरू कर दो। तो कम खर्चे हो गए, पैदावार ज्यादा हो गई, तो फिर प्रॉफिट हो गया। दूसरा, इसका अगला काम, जैसे वो बहन जी और भाई साहब टोकरा लेकर बढ़िया भाषण, देखो सीधी सी बात है कि गेहूं बेचोगे तो उतने में बिकना है 20-22 में, आटा बेचोगे तो 40-50 में बिकना है। ज्यादा कुछ नहीं, जितने बैठे हो ना, जैसे आपके घर में एक आपके लड़का लड़कियां आजकल तो बिल्कुल बोल्ड हैं, कुछ भी नहीं है आजकल तो हाइपर लोकल भी आप साइकिल में ट्रोले में डाल करके भी लेके चले ना, शाम तक तो 1000-2000 तो ऐसे ही कमा के आ सकता है आदमी। नौकरी ना मिलती 15-20 हजार की, 30 हजार की। तो दिन में यदि कुछ नहीं, जैसे ने कहा ना, सामान्य पैकिंग करो, FSSAI का लाइसेंस ले लो और कुछ लेना नहीं पड़ता उसके लिए, आराम से लाइसेंस मिल जाता है। और 2-4-10 गली में भी, क्योंकि हम जीते हैं पता नहीं कल्पनाओं की दुनिया में। जो विदेशी लोग होते हैं ना, बड़े बड़े घरों के लड़के भी, जब वो 16-17 साल के हो जाते हैं घर से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े काम करते हैं, वो किसी होटल में बर्तन मांज लेंगे, कहीं जाकर के गाड़ी धो देंगे किसी के, और काम करेंगे। ऐसे काम करके के काम सीखते हैं। आप अपने बच्चे को क्यों नहीं कह सकते, बेटा ले मैं ये खेती उपजाता हूं ना, तो इसको आटा बना, इसको दाल बना, इसको पैकिंग कर, थोड़ा बहुत वैल्यू ऐड कर और शुरू हो जा। दुनिया में ये सुन लो, एक और बात बताता हूं, अमेरिका जैसे देश के अंदर में 90% तक प्रोसेस्ड फूड बिकता है। प्रोसेस का मतलब वो सीधा सीधा नहीं बिकता। हिंदुस्तान में 6% प्रोसेस होकर के बिकता है। तो कितनी बड़ा मार्केट अभी तैयार है हमारे लिए। यानी कोई जरूरी थोड़ी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आटा बना करके सारे देश को सप्लाई करें। कोई जरूरी है कि बड़ी बड़ी कंपनियां ही तेल बना करके सब जगह आपको सप्लाई दे दें। आप ये क्यों नहीं कर सकते भाई, सब छोटे छोटे शुरू हो जाओ ना, कुटीर उद्योग की तरह से।
मैं आपको बताता हूं, यदि हम आटा बनाते हैं तो कितना खर्चा आता है आपको पता है? मैं आज बता देता हूं। हम आटा बनाते हैं, गेहूं तो जितने का उतने का ही मिलेगा। पीसने के लिए जो हमारे जो बड़ी बड़ी मिल लगी हैं उसका जो खर्चा बहुत कॉस्टली पड़ता है। मैनेजर्स लगे हैं, पूरी टीम लगी है, लगे, उसका कॉस्ट आप जोड़िए। तो एक तो हो गया बनाने का खर्चा, फिर उसके बाद में क्या आता है, यहां से जाता है ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फिर वहां से जाने के बाद में सुपर स्टॉकिस्ट जहां रहता है वहां का खर्चा, फिर उसके बाद जाता है डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा, फिर दुकानदार रखता है उसका खर्चा। वो सब तो जुड़ते हैं सब जगह, कम से कम 10 जगह का कमीशन जाता है, तब जाकर के एक को आटा मिलता है। तो रेट ज्यादा क्यों नहीं होगा? तो आपको तो किसी को कमीशन देना ही नहीं, ले जाओ जहां चक्की या अपने पन्नियां बनाकर थैले ले जा करके। मैं एक अपनी कहानी सुनाता हूं। जब हमने, ये बात है 1994 की, शाम का रात का समय था, क्योंकि हमें जुनून था काम करने का, हमारे पास कुछ नहीं था, जिन अभावों से हमने शुरू किया। हम छत में बैठे थे, कनखल आश्रम को पुरानी छत पे, तो हमने बराबर में नजदीक में कनखल में अभी वो चक्की वाले हैं, वहां ले जाकर के अलग अलग जड़ी बूटियां हमने कुटवाई, बोरों में साइकिल में लाद करके लेके आए। तो इसमें दालचीनी है, इसमें इलायची है, इसमें अर्जुन की छाल है, सब कुटवा करके ला करके फिर हमने उसको मिला करके वहीं पन्नी बिछाई, हाथ से मिलाई, एक मोमबत्ती जलाई, ले करके अपनी पैकिंग। मोमबत्ती मेरे को अच्छा आता है, बढ़िया, इधर मोमबत्ती रखो, इसको कितनी जलाने से वो पैक हो जाएगा, पन्नी में पैक कर करके हम कर रहे थे। तो एक महात्मा जी वहां आए हुए थे हमसे मिलने के लिए। तो रात को उनकी पता नहीं नींद खुल गई, वो तो सो करके उठ करके आए, देख बोले क्या कर रहे हो? हमने कहा हम अपना आयुर्वेदिक चाय पैकिंग कर रहे हैं, हमारा जो दिव्य पे है। बोले तुम्हारा कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। अरे भाई, जो पुरुषार्थ करे कौन क्या करेगा? आज भी यदि हम डट करके खड़े हैं, यदि कोई हीरो बनाया होता मीडिया ने, या वैसे हवा में बने होते तो हवा की तरह लोग उड़ा भी देते। आज देश के लिए लोगों की, आज आपको कहीं ना कहीं पतंजलि से लाभ मिल रहा है, पतंजलि से आप कहीं सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, इसलिए पतंजलि के साथ आपका जुड़ाव है, आपका प्रेम है, आपका भाव है। तो जो कर्म का फल कभी निष्फल जाता नहीं है, तो इसलिए अपने बच्चों को कहिए कि ये करो मिनिमम। आजकल तो मोमबत्ती से करने जाते हैं, आजकल तो मशीनें आती हैं छोटी छोटी पैकिंग के, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप शुरू करिए ब्रांड बना करके। कुछ नहीं, उसको बोला भाई तू ले ले, कम पैसा है तो आजकल वो आजकल तो वो भी आता बैटरी वाला रिक्शा, 30-40 हजार में आता, 50, छोटी दुकान बना लो, बना दो, इधर ब्रांड बना दो अपना, जो है श्यामलाल राधे श्याम ब्रांड, कुछ भी बना लो। कौन वो कह रहा है? लेकर के घूमो ना रेड़े को, दिन भर घूम ले बेटा, शाम तक जो है वो जो रेड़ा रिक्शा चलाने वालों से तो वो बेचारे तो सवारी ढोकर के जितने कमाते हैं, उस सवारी ढोने वाले रेड़ा रिक्शे में यदि सामान बेच दोगे, शाम को उससे 4 गुना कमा करके आ सकते हैं। तो क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं? तो अभी हमको यदि देश के अंदर परिवर्तन लाना है, चीजों को खड़ा करना आप चाहते हैं, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करना ही होगा आपको। तो इन छोटे छोटे उपायों से, छोटी छोटी चीजों से आप बड़े बड़े जो है सृजन कर सकते हैं, बड़े बड़ी चीजों को बना सकते हैं। हमने जब ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करना था, हमारे पास, क्योंकि हमने ट्रस्ट जो बना रहे थे, तो उस समय पर मुझे अभी भी स्मरण है, हमें लगभग वहां पर हमें लगने थे 12,500 रुपया, क्योंकि वो जमीन के ऊपर ट्रस्ट बनना था, और हमारे पास 3,500 रुपये थे उस टाइम। ये ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है, 1995 की बात मैं बता रहा हूं। पूज्य स्वामी जी यहां पर थे भी नहीं, बाहर थे, मेरे को बोल गए थे, बोले तू ट्रस्ट का वो बना करके उसका रजिस्ट्रेशन करना। 10,000 के लिए हमारे पास ऐसा कोई आदमी भी नहीं था कि हमको कोई उधारा भी दे देता। तो हमने 2 जगह से उधार लिए थे, एक ने 5,000 दिए, दूसरे ने 5,000 दिए, मेरे पास 3,500 थे, तो वो 12,500 से थोड़ा ज्यादा फालतू हो गए, तो उतने से जाकर के हमने ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था। तो जो पतंजलि की जो यात्रा है, बचपन से भी हमने संघर्ष देखा, गुरुकुलों में भी हमने संघर्ष किया, जीवन में आज जहां खड़े हैं, तप और पुरुषार्थ का कोई एक उदाहरण है, कोई एक ऐसी संस्था है, तो वो पतंजलि है। आज भी हम 24 घंटा काम करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी एक ऐसा व्यक्ति जो रात को 10 बजे शायद वो सोते होंगे, सुबह 3 बजे उठते हैं, न किसी दिन विश्राम न छुट्टी। यदि आप सोचो कि अपने जीवन निर्वहन की दृष्टि से हम सोचें, अपने लिए साधन के लिए सोचें,
जितना हमको चाहिए, जितना हम प्रयोग कर सकते हैं, उससे तो बहुत ज्यादा हमारे पास है आज तो भगवान ने दे रखा है, पर वो हमारा है ही नहीं ना, क्योंकि भगवान ने इस दुनिया के साधनों को भोगने के लिए नहीं, दुनिया में हमको कुछ कर जाने के लिए भेजा है, इसलिए हम अपने कर्मों में लगे रहते हैं। तो इसीलिए लगे रहिए। बच्चों में भी ये आप विश्वास जगाइए। बच्चे छोटी मोटी नौकरी के लिए इधर उधर, उसको पढ़ाइए जरूर, वो योग्य होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको विविध विषयों का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, उसको योग्य बनाइए। पर योग्य बना करके वो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बोले जो तेरे पास है इसी में से सर्जन करके दिखा, इसी में से कुछ बना करके तो दिखा। अच्छे अभी कई बच्चे आ रहे हैं पढ़े लिखे, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, कोई विदेशों को छोड़ करके आ रहे हैं। एक तो यहाँ कई लोग, तो एक बहन है इधर नोएडा में, उसने तो गौशाला खोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कर रहे आराम से। मेरे पास था एक इंजीनियर, ये हमसे बोला जी आचार्य जी हमको थोड़ी जमीन दे दो। मैंने कहा भाई तू करेगा क्या? बोला मैं खेती करूंगा। मैं कहा खेती करके किराए, तू जो लीज पर खेत ले करके खेती करके क्या करेगा? बोला नहीं मैं ऑर्गेनिक उगाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, खेत क्योंकि बेचने जाता था दिल्ली में, उगता था यहीं पर उत्तराखंड के बॉर्डर पर, इधर भागू वाला है यहाँ पर नजीबाबाद के पास में, यूपी में इधर, वहां पर उसके पास एक छोटी सी गाड़ी होती थी, लौकी उगा करके, टमाटर उगा करके छोटी सी गाड़ी में रख करके उसने 10 15 20 ग्राहक बनाए थे। तो उसने उतना भी चलाया, फिर वो भी कहता था अच्छा जी घाटे पे तो हूं नहीं मैं, पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ उतना सफल उस रूप में नहीं हो पाया। इंजीनियर था, बाद में बोला मेरे को, मैं अभी अपनी इंजीनियरिंग में लग जाता हूँ, तो अभी वो शिप का इंजीनियर है, बड़े जहाजों का। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप छोटे से प्रयास से कहीं से भी आजकल लोग, जैसे आपने कहा ना, हर कोई सशंकित है, भयभीत है। आज सबसे ज्यादा भय किसी को है तो वह है केमिकल वाला, मिलावट अन्न से। आपके गांव के ही लोग कई सारे शहरों में, उनको फोन करो, बोले भाई तूने गांव छोड़ दिया, हम पर तेरे को शुद्ध अन्न देंगे, ले हमसे। आपके ऊपर तो विश्वास करता है, आपको कितना चाहिए ऐसे में। देखो एक घर के लिए लगभग कितना भी साधारण सा घर हो तो 2-3 हजार का सामान तो लगता ही लगता है महीने में। आटा दाल चावल जो है 3,000 एक घर में लगता है। आप यदि मान लीजिए 1,000 भी घर पकड़ लिया आपने, कितना हो गया जी? 30 लाख रुपया हो गया, और साल का हो गया 3 करोड़ रुपया। 3 करोड़ में से कुछ भी नहीं तो 30% बचेगा। 1 करोड़पति तो ऐसे ही बन गए आप। मोटा मोटा सा है, हिसाब लगा लो, बन गए करोड़पति। तो लगना तो पड़ेगा। जो रूटीन के प्रैक्टिसेस हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, आइडियाज लगानी पड़ेंगे। ऐसे नहीं होगा जैसे चल रहा है मैं तो ऐसा ही करूंगा, नहीं। करते समय ये ध्यान रखिए, ये भी नहीं आग्रह कि मैं जैविक उगा लो जैविक, परंतु हिसाब के साथ उगाओ। कैलकुलेशन करो कि मैं इसको उगाऊंगा, इतना पैदा होगा, मेरा इतना खर्चा होगा, मैं इतना बेच पाऊंगा, इसमें से इतना मेरी कमाई होगी। आप कैलकुलेशन करिए ना, किसी ने मना थोड़ी कर रखा है। भाई मालिक आप हो, खेत आपका है, जमीन आपको बोनी है, आप हिसाब लगाइए एकदम बिंदास। कई लोग किसान बोले नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं, आंख मूंद करके मत करिए, तो आप 100% सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और सच में आप लोग बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, पर आपका जो सामर्थ्य है इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे पद्मश्री भाई जुड़े हुए हैं, उनको भी हमारी शुभकामनाएं। एक तो हमारे मध्य में आई रखे हैं, और दूसरी बात जो गो आधारित कृषि के लिए भी, दूसरी बात मैं जो बताना चाहता हूँ गायों के लिए, ये भी इस देश का दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के जमाने में लगभग 112-13 प्रकार की गाय की प्रजातियां थी। कितनी? 100 से ज्यादा, 12-13 प्रजातियां थी। और आज कितनी प्रजातियां बची हैं आपको पता है? लगभग 40-42 प्रजातियां बची हैं। यानी लगभग दुगुनी प्रजाति खत्म हो गई। ये कैसे खत्म हो गई? इसका कारण यदि आप जानना चाहते हो तो सबसे बड़ा कारण क्या है, हमारे यहाँ जो बैठे ना अपना
बड़े बड़े जा करके एसीओ में दिल्ली में बैठे हुए। आपको पता है एक चीज और, दिल्ली में कुत्ता पालना अलाउ है, घरों में गाय पालना मना है। पता है आपको? पेतप्रिया पता है? तो ये तो इस देश की हालत है। आप गाय नहीं पाल सकते वहां, आप कुकुर रख सकते हैं, चाहे 50 पाल लो। तो ये हालत है इस देश की। तो जो नीति बनाने वाले लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्धिशाली बनानी है। नकलची बंदर बन गए ना। हमको तो वो दास्ता के जो गुलामियत के जो भाव है ना अंदर, वो इतना हमारा भरा हुआ है ना, हम उन्हीं को नकल करना चाहते हैं। वो हमारे लिए आदर्श होते हैं। क्या करो, बोले अब जर्सी गाय ले आओ, होस्टन फ्रिजन ले आओ। ला दिया गांव गांव में, गाय पहुंच गई। अच्छा, शुरू शुरू में लगा, बोले नॉर्मल गाय तो 10 किलो दूध देती, बोले ये तो 50 किलो देगी, 40 किलो देगी। ले आए बड़े बड़े थन, बड़े बड़े बांक और बड़े बड़े दूध थोड़े थोड़े दिन में। तो न तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से देखो, अब मैं आपको हिसाब बताता हूँ। एक जर्सी और होस्टन फ्रिजन गाय पालो घर में, और 4 देसी पालो। 4 देसी से तुम 40 किलो दूध पाओगे। एक होस्टन फ्रिजन से तुम 25-30 किलो भी दूध पा भी गए। खर्चा 4 गायों का खर्चा कम है, उसका एक का ज्यादा है। और एक बीमार हो गई, एक का थन खराब हो गया, एक मर गई, तो किसान तो गया काम से। और एक गाय का, हमारे 3-4 में से एक गाय बिगड़ भी गई तो 3 तो बच गई आपकी एक बार। जब ये हमको क्या हुआ, सब जगह गायों को घुसा दिया जर्सी गाय। और वो गाय भी देसी जैसी हो गई बाद में, 2-3 पीढ़ी में आते आते। पहले तो लाए, पहली बात में तो ज्यादा दिखाई दिया, दूसरी तीसरी उसकी बच्चे बच्चे हो गए। उससे दूसरी हानि क्या हो गई, सारे हमारे जो बछड़े थे वो खराब हो गए। सारी जो गाय दूसरी ब्रीड थी उसी का इंजेक्शन ले आए, ठोक दिया। देसी गायों में भी सब जर्सी गाय का जो है सीमन ठोक दिया, बर्बाद हो गई। सारी हमारी गाय की प्रजातियां थी, नाश कर दिया लोग। आज लोग शुद्ध ब्रीड ढूंढते हैं। फिर क्या हुआ, फिर हुआ डेनमार्क की कहानी सुनने लगे लोग। 10-15 साल पहले की कहानी है ना, कि बोले वहां गिर गाय तो बोले 40-40, 60-60 किलो दूध दे रही है। आपको पता है डेनमार्क में हमारी जो गाय कैसे पहुंच गई, गिर गाय? अंग्रेज लोग, थोड़ी सी कहानी मुझे याद है पर पढ़ते नहीं, पर वो गाय दूध के लिए नहीं गई थी, वो मांस खाने के लिए यहां से गाय गई थी। पता नहीं कौन से देश में ले जा रहे थे। कुछ गाय बच गई तो छोड़ दिया तो उनको ये समझ में आया कि ये तो दूसरी चीज के लिए। उन्होंने उसको इतना परिष्कृत कर दिया कि आज प्योर गिर जो है चाहिए तो लोग कहते हैं वहां मिलती है डेनमार्क में। अरे दुर्भाग्य है, इस देश की नस्ल है, राजस्थान गुजरात की नस्ल है गिरनार है ना, उसके क्षेत्र के नाम पर ही गिर है। वो लंबे लंबे जो कान वाली और मोटे सिंगों वाली। तो हमारे यहाँ अब फिर लोगों को शौक चढ़ा, बोले अब गिर गाय पालो। अब जर्सी और वो भूल गए, क्योंकि हमको जो वो सिखाते हैं, हमको इतनी बुद्धि नहीं थी पहले। तो इसी तरह से देखो, दूध की वैरायटी में यदि गाय की बात करते हैं, थारपारकर, गिर, साहिवाल, राठी और आपका रेड सिंधी, और ये जो 5-6 प्रजातियां और भी होंगी, ये दूध वाली वैरायटीज है। आप अपने कांकरेज भी दे देती है, दूध थोड़ा सा कम देती है। तो जो दूध देने वाली प्रजाति है, आपके क्षेत्र के हिसाब से जो अनुकूल है, आप पालिए ना उसको, शुद्ध उसमें ले जाइए तो खूब दूध दे सकती है। और अब ठीक है, बछड़ों की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो एक काम उसके लिए भी मैंने बहुत काम किया था आज से 10-15 साल पहले। तो अब सरकार को फिर उसके लिए हमने टाइम पर प्रेरित किया था। तो अब लगभग हर स्टेट में सेलेक्टिव सीमेन अभी मिल जाता है। आपके पास गिर है, आपके पास साहिवाल है, आप प्योर साहिवाल को नंदी से न करा करके, हालांकि लगभग उसमें नॉर्मल जब वो जो गैविन कराई जाती गाय को, तो लगभग 70% लगभग गाय ठहर जाती है। और जब उससे करते हैं सेलेक्टिव सीमन से, तो लगभग ठहरती है 50-55 के लगभग। हाँ, मैं कर रहा हूं अभी प्रयोग।
तो 50 से थोड़ी कम हो जाती है, ठीक से करें तो 50 के लगभग ठहर जाती है, और कई बार दोबारा में करने पर ठहर जाती है, तो इसलिए 55 तक पहुंच जाता है। तो ठीक है, आप उसको चलो बछड़े कम पैदा हो, क्योंकि हम गाय को, गौ सेवा को कोई व्यापार उद्योग की तरह तो चला ही नहीं सकते कि चलो बूढ़ी गाय भी काटने के लिए दे दी या बछड़े भी कटवा दिए। तो आप कम से कम बछड़े कम पैदा हो, बछड़ियां पैदा करिए और अच्छे सीमन के साथ में उन्नत पैदा करिए, इतना तो आपको कर लेना चाहिए। उसकी जैसा हमारे पास ही है, हम लोग अभी मैंने इस काम को शुरू करा है, हमारे पास 300 तो बछड़े हैं अभी भी, परंतु हम उसको नहीं, आप चाहिए तो आपको दे सकता हूं, पर हम उसको पाल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दे नहीं सकते ना, हमको पता है कि कोई आता है किसान भी, हम फ्री में देते हैं, परंतु हम लिखवा करके ले लेते हैं कि पता चले कि ये सच में ही खेती बाड़ी के लिए ले जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ तो चारा खा रहे हैं, पल रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि गायों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, बछड़ों के लिए मैंने सोचा ये तो बछड़े तो फ्री के हमारे वो है कर्मचारी हैं, और उन कर्मचारियों से क्या क्या काम लिया जाए। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मैंने बिजली बनाने वाला भी लगाया, बिजली भी पैदा करी, फिर उसका कैलकुलेशन करा। मैंने कहा चारा खा जाएगा 100-200 रुपये का, बिजली भी लगभग 300-400 की पैदा हो पाती है। फिर मैंने उसको करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। करते करते मैं आपको एक जानकारी जरूर बताना चाहता हूँ अभी, ये आप सबको पता होना चाहिए और इस चीज को आप प्रचारित कर सकते हैं। नॉर्मली जो तेल है ना, तेल जो सीधे तौर पर जो बीज में से निकालते हैं, चाहे वो तिल है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो मूंगफली है, चाहे वो दक्षिण भारत में नारियल है, और क्या रहेगा जी, सूरजमुखी है, अलसी है, हाँ सूरजमुखी, ये जो तेल निकालते हैं ना, ये सीधा निकला हुआ तेल का ही प्रयोग करो आप लोग, और इसका प्रचारित करो। और मैं आज एक बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। हमारा एक रिसर्च पेपर, फूड केमिस्ट्री है ना उसका नाम, जो रिसर्च जर्नल, उसमें छपा है, बहुत बड़ा रिसर्च जर्नल है। हमने क्या पाया, जो पहले कोल्हू में तेल निकाला जाता था ना, कोल्हू का तेल, क्योंकि ज्यादा आयु वाले हैं उनको तो पता है, बाबा जी जैसे बैठे हैं, नीचे का जो होता था लकड़ा किसका होता था, लकड़ी किस चीज की होती थी नीचे वाली, महुआ की लकड़ी होती थी, या फिर नीचे की लकड़ी होती थी नीम की लकड़ी। नीम, महुआ, ऐसे 2-3 लकड़ी सेलेक्टिव लकड़े थे पूरे देश के अंदर। जैसे मध्य प्रदेश साइड में तो महुआ, इधर साइड में राजस्थान में नीम की लकड़ी, नीचे की लकड़ी होती थी नीम की, और ऊपर की लकड़ी होती थी इमली की, या फिर कहीं कहीं पर इसकी भी लगा लेते थे, कीकर की लकड़ी भी होती थी, पर ज्यादातर उसकी होती थी। तो ये सेलेक्टिव पहले पता होता था कि किसका ऊपर बनाना है, किसका नीचे करना है। उसमें से यदि तेल निकाला जाए, मैंने प्रयोग किया, बहुत सारे बैलों को इसी काम के लिए लगाया मैंने। मेरे पास अभी भी आप गौशाला में देखेंगे पतंजलि के पास में, तो वहां पर भी अभी भी मैंने 8-10 कोल्हू लगा रखे हैं। वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है, पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, उस कोल्हू में से हमने तेल निकाला, तो एक ऐसा जो कंपाउंड है जो कैंसर को ठीक करता है, वो तत्व इस तेल में पाया गया। और जो नॉर्मल तेल है, जो वैसे कच्ची घानी में निकालो, कैसे भी निकालो, लोहे वगैरह का जो घर्षण से तो गर्मी तो होती ही है, उसमें तो गर्म होता नहीं है, उसमें वो तत्व पाया नहीं गया। यानी कि जो पहले तेल खाया जाता था, वह कैंसर को रोकने में, कैंसर को न होने देने में, कैंसर को ठीक करने में मदद करता था। अब जो तेल खाया जाता है, जो रिफाइंड तेल होता है ना, वो तो जबरदस्त टेम्परेचर के अंदर में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो तो बीमारी पैदा करता है। तो इसीलिए हमको इस बात को भी आप प्रचारित करिए, और छोटे छोटे इस तरह का यदि कोल्हू, कच्ची घानी, बैल है, घर में लगाओ तेल का। हालांकि कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, दे देंगे ना लोगों के पास आज ठीक है साधन बढ़ रहा है, लोगों को विश्वास हो जाए कि ये इसमें से हमको लाभ मिलेगा तो ले लेंगे। तो ये सब हमको करने की आवश्यकता है। तो आप सब इस तरह से जितनी चीजों को आप बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं, इनको करने का प्रयास करिए। दूसरी चीज मैं अभी ये चाहता हूं आप सब लोगों से, क्योंकि अभी यदि हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की, तो जैसे कहीं कहीं जगह पर पूरे देश के अंदर आजकल एक परंपरा सी बनी है कि प्रदर्शनियां लगती हैं, किसानों की उत्पाद की प्रदर्शनियां लगती हैं, मेले लगते हैं, और कई कई जगह पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी शुरू हुआ है। जैसे मैं इस बार गया था तो अपना महाराष्ट्र में ही बारामती का काफ़ी बड़ा मेला लगता है। उसमें जो
साल भर की तैयारी होती है, 1 महीने के लिए मेला तो 3-4 दिन चलता है, उसमें कई लाख किसान आते हैं और फिर वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि उन्नत बीज का कैसे पैदा होता है। ऐसे कहीं कहीं पर शुरू हुआ है, कई सारे भाई बहनों को आपको पता भी होगा। पर मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अब ये आप लोग चाहो, हाँ जी पवन जी, हाँ, तो अब क्या है, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। अभी आप लोगों से मैं देख रहा था, लगभग 7-8 प्रांत के तो लोग आप यहाँ पर ही हैं भाई। लोग क्या करते हैं, वहां पर जितने भी जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फार्म होता है ना, लाइव डेमो वाले फार्म ज्यादा कंपनियां वाले करते हैं कि ये मेरे बीज के लिए करेंगे, मेरे ये बिकेगा, मेरा ये सामान बिकेगा। किसानों को देखने में अच्छा लगता है, पर उनके पीछे उनकी मानसिकता होती है अपने सामान को बेचने की। तो अभी हम ऋषिकेश से ऊपर, हालांकि वो पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं आगे लाइव डेमो देने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये सलाह भी मैं आपसे ले रहा हूं, और ये प्रवचन की बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते जुड़े रहें। हम वहाँ कुछ एरिया निर्धारित करें और प्रांत वाइज कर दें। ये हरियाणा वालों का फार्म, ये यूपी वालों का, ये राजस्थान वालों का, ये एमपी वालों का। तो आप में से जितने लोग जो आपकी जो टीम है भाई, वहाँ पर इतनी तो हम व्यवस्था कर देंगे। उसको बहुत बड़ा एरिया नहीं, छोटा छोटा, मान लीजिए पहाड़ में तो वैसे भी जमीन कम है, कि वहाँ के हिसाब से कौन सा क्रॉप लगा सकते हैं। और हम मेला जो है, साल में 1 महीना मेला चला दें, तो पूरी दुनिया, तो जैसे मान लो आपका क्या हो, जैसे भाई मिनी इजराइल तुम पहाड़ पे बना दे भाई, तो उसको इस तरह से हम उसको करें। और इसमें भी सिलेक्शन करने के लिए भी आपको छूट होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि पहाड़ों का प्लान भी खत्म हो, देश के किसान आकर के लाइव देख सके। और एक हम चाहे तो हरिद्वार में भी बना देंगे, ये हम कर सकते हैं इतना तो, क्योंकि जगह हम दे देंगे आपको, साधन भी हम कर देंगे, और उसमें ठीक है थोड़ा बहुत जितने जो भाई बहन जो लगेंगे, तो उसका खर्चे का भी कुछ हम देखें। इतना तो तुम उगाई लोगे, हमको कमाई नहीं चाहिए आपसे। मैं बता दूं, या तो फिर मुझसे आप जमीन फ्री में ले लो भाई, कमाई हो जाए तो तुम ले जाइयो, परंतु मेरे को लाइव डेमो चाहिए। उसके अंदर जो है ना, थोड़े छोटे जमीन के अंदर में हम चाहते हैं कि हम देश के लोगों को हम यही बुलाएं, कि लोग आकर देखो एक जगह कम से कम कि फसल को कैसे उगाया जा सकता है, उन्नत बीज कैसे हो सकती है, खेती को भी जो है आय के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखने से जो है ना, लोगों में ज्यादा रुचि बनती है, उत्साह बनता है, या फिर लोगों को मन में लगता है कि अच्छा ये हो सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो ये भी मेरे मन में बात थी, मैंने आपसे निवेदन कर दिया। यदि आप चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने एक इतिहास को रचा है कि योगाहार, सच में आहार को शास्त्रों में अन्नम वही औषधि कहा है, अन्नम वही प्राण कहा है। आहार प्राण है, आहार औषधि है। और आयुर्वेद में तो इतना तक कहा कि जब ऋषि किसी को समझा रहे थे, रोगियों को बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, कोई गया आलसी होते ना आजकल कि भाई जी मैं तो परहेज नहीं करूंगा, दवाई खाऊंगा। तो ऋषियों ने कहा, आयुर्वेद के ऋषि ने कहा, पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणै, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणै। ऋषि कहते हैं, यदि तुम परहेज करने के लिए तैयार है, आहार को ठीक करने के लिए, परहेज का मतलब होता है आहार को ठीक करना। परहेज नाम और किसी चीज का नहीं है। लोग सोचते हैं परहेज का मतलब तो बोले खाना बंद कर। अरे खाना बंद नहीं करना भाई, तेरे शरीर के हिसाब से जो जरूरी है उसको लेना, उसको पथ्य कहा गया। कहा कि तुम पथ्य करोगे तो तुम्हें औषधि की जरूरत नहीं है, और कहा तुम पथ्य नहीं करोगे तो भी बोले औषधि की जरूरत नहीं है। बोले ये क्या बात हुई? बोले कि पथ्य करेगा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा, और पथ्य नहीं करेगा तो कुछ भी खा ले तो भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए आहार की जो शुचिता है, आहार की जो पवित्रता है, देखिए ईल्ड बढ़ाने से, आलू इतने होते थे इतने बड़े तो हो गए, गेहूं थोड़ी बालियां लगती थी ज्यादा लगने लगी, उसे पेट भरने का काम तो हो गया अंदर जाकर के, पर जो औषधीय गुण और तत्व थे वो खत्म हो गए। शरीर के जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं थी वो खत्म हो गई। इसलिए तो आज, पहले लोग रूखा सूखा खा करके भी हट्टे कट्टे रहते थे, आज देह माल दे। आप लोग गांव की पृष्ठभूमि से, पहले गांव में हमको तो याद है बचपन में, हम याद सोचते थे कि कोई त्योहार पर्व हो, चाड़ आए तो पकवान बढ़िया चीज खाने को मिले, कोई त्योहार आए तो कपड़े पहनने को मिले।
उस उन स्थितियों की आकांक्षा। आज हर रोज आदमी पकोड़े तल के खा रहा, हर रोज गोलगप्पे खा रहा, हर रोज रसमलाई मार रहा, हर रोज खीर खा रहा, हर रोज हलवा पूरी खा रहा, तो वो नहीं मरेगा तो कौन मरेगा फिर भाई? और करना कुछ नहीं, तो शारीरिक श्रम खत्म हो गया और माल पेलने का काम 4 गुना हो गया। यानी पहले 4 गुना परिश्रम 1 गुना खाना था, अब खाना 4 गुना हो गया, परिश्रम 1 गुना भी नहीं रहा। खा लिया, कोई बात नहीं, अब सुबह सुबह योग कराएंगे, दंड बैठक लगवाऊंगा आपको, उससे ठीक होगा। तो ये चीज को हमको समझना होगा, इस संदेश को। अब मैं आपको बताता हूं, विदेशों में बहुत सारे उन्नत देश हैं, वहां अभी बहुत लोग पैदल चलते हैं, बहुत कंट्री में साइकिल से चलते हैं। हमारे यहाँ इतने, क्योंकि वो जो शोसेबाजी करने की परंपरा है ना, आजकल दिखावटीपना बहुत ज्यादा हो गया कि आदमी लघुशंका के लिए भी गाड़ी लेके जा रहा है। हाँ, उसको दिखाई दे, बोले पड़ोसी को तो दिख जाए, हाँ इसके पास कार है, पर दिखाने की क्या जरूरत है? तो ये परंपरा को कम से कम अपने परिवारों में, अपने घरों में बच्चों को आप संस्कारित करिए, उनको बताइए कि बेटा साधन जीवन निर्वहन के लिए है और तप और पुरुषार्थ अपने जीवन के लिए है। तो निर्वहन के साधन इनडायरेक्ट हैं और परिश्रम और तप डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट जो चीज हमको चाहिए, उसके लिए हमको इनडायरेक्ट चीजों पर निर्भर नहीं रहना है। तो ये सिखाइए, इस संदेश के साथ में इस चीज को आगे बढ़ाइए, मैंने बताया आपको। और यहां से हम लोगों ने, जैसे आपने कहा कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए क्या क्या हो सकती हैं, चाहे सॉइल टेस्टिंग मशीन हो, धरती का डॉक्टर, जैसे छोटे छोटे आप किसान भी है तो सॉइल टेस्टिंग किट का भी इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया होगा, उसको हम लोगों ने पूरा, यही लक्ष्य था। और आप लोगों के लिए खुश खबर ये है कि उसका पेटेंट भी कल ही आया है हमारे पास, पेटेंट डाला हुआ था, क्योंकि वो सब पतंजलि की उपज है। हाँ, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं। आज आप मृदा परीक्षण कराने के लिए जाते हैं तो आपको 5 पैरामीटर्स भी कराते हैं, 6 भी मुख्य 5 ही होती हैं, तो 5 कराते हैं तो 200-300 रुपये तो लैब वाले लेते हैं, और वो रिपोर्ट भी गलत सलत देते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, 90% रिपोर्ट फर्जी है वो सब, 90%। मैं पूरी प्रामाणिकता से कह रहा हूँ, जब आप अपने सॉइल टेस्टिंग किट ले लो, 99% जो बड़े बड़े लैब बने हुए ना, उसकी एक्यूरेसी है उतना। और खर्चा कितना आता है? लगभग कितना आ रहा है जी? 25 रुपये 30 रुपया, 25-30 रुपये में आप अपने आप घर पे करो। मिट्टी उठाओ, अपनी खेत की अपनी जांच करो, देखो, अपने ठीक करो। और इतना ही नहीं, आप पड़ोसी का भी कर सकते हैं, धीरे धीरे शुरू करो, जितने भी लोग आ जाएं। तो वो हमने काम किया है, उतना ही खर्चा आता है। क्योंकि शुरू वाले में 30 रुपये इसलिए आता है क्योंकि वो उसमें जो उसके छोटे मोटे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, टूल हैं, उसका खर्चा आता है। बाद में तो सिर्फ रिएजेंट, कोई केमिकल ही लगना, बाकी तो वही काम करेंगे। सीसी बोतल तो आपको और चाहिए नहीं। तो वो उससे हमने सिर्फ लागत मात्र की दृष्टि से उसको बनाया है, उसमें कोई बहुत प्रॉफिट वगैरह के हिसाब से नहीं है। एक हमने और मशीन भी बनाई है, यदि कोई बड़ा उसमें ही क्षेत्र में भी आप व्यापार की तरह भी करना चाहे तो। अभी जो एक बड़ा लैब बनाने के लिए लगभग 4-5 करोड़ रुपया खर्च आता है, और दुर्भाग्य से जितने भी लैब बने हुए हिंदुस्तान में लगभग बंद पड़े हुए हैं। और जो उनकी दुर्दशा है, जो थोड़े से सरकारी सिस्टम से जो आप लोग जुड़े हैं, आपको पता है, तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम किया। काम करने के बाद में हमने एक मशीन बनाई, उसके अंदर हम पूरे 12 पैरामीटर्स करते हैं। फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जो 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ बच्चा भी 2 दिन में सीख सकता है। कहीं भी ले जाके एक कोने पे रख लो, इतने जो ये पोडियम है इससे भी छोटा है, इतनी मशीन है वो, तो कहीं लगा करके बैठ सकते हैं आप। हालांकि वो थोड़ी कॉस्टली पड़ गई है हमको, तो लगभग वो 10 से 1 लाख रुपए की है। तो उसमें यदि आप लोग कुछ करना चाहोगे तो जो भी होगा छूट हम और भी कर देंगे। तो एक बड़ी मशीन होगी। इसी तरह से सॉइल टेस्टिंग किट तो आप रख सकते हैं, क्योंकि वो 4-5 हज़ार रुपये की, कितनी, हाँ 6 हज़ार रुपये की। तो 6 हज़ार में भी एक समस्या उसमें थी पहले, वो कलर रीडर जो होता है उसके अंदर, वो पहले तो क्या था कि लोग 1 हज़ार तो डिस्काउंट कर देना ना, 6 क्यों ले, इनसे ले जाना, 5 में ले जाना, ठीक है, आपको चाहिए तो ले जाने तो कर लेना। और बाद में मंगा लोगे तो बोल देना हम योगाहार में आए थे, या जुड़े हुए को कर देना 1 हज़ार डिस्काउंट कर दिए भैया हमारी तरफ से। हाँ, जो बचता होगा तो हो गया ना, क्या बचाना है उसमें, ठीक है। अब हम थोड़ी हिसाब, खाना पाना तो ठीक खिला रहे हैं ना आपको, हमको हिसाब किताब थोड़े लगाते हैं सब जगह जी। तो ये तो कई हज़ार को तो एसी डेली, अभी यहाँ आपको तो पता चल रहा होगा लाइट नहीं, जनरेटर भी चलता है। हाँ, वो लाखों का फूके चाहे, ये नहीं कि लाइट गई तो आपको 24 घंटा लाइट मिली रहेगी, वो जनरेटर चलाते हैं जब लाइट जाती है तो सब व्यवस्थाएं ठीक है। तो उसको एक तो आप लोग मैंने मशीन की बात बताई। इसी तरह से हम लोग अलग अलग तरह की जो ट्रेनिंग है
वो भी हम कराते रहते हैं। और अभी हम भारत सरकार के लिए भी बहुत सारे तरह के काम में मदद कर रहे हैं कि उनकी भी आंखें खुल जाए। तो हमको ये दिखाई दिया कि इंडिविजुअल लेवल पर एक लेवल तक काम हो सकता है। जैसे आप लोग जैसे जागरूक भाई बहनों को तो जोड़ सकते हैं, पर सबको जोड़ने के लिए तो किसानी से संबंधित बाकी जो अलग अलग तरह के जो गतिविधियां हैं उसमें भी हम मदद कर रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने ये सब कार्य को 2010-11 से, क्योंकि उससे पहले श्रद्धेय स्वामी जी ने 2005-6 में एक संकल्पना थी समृद्ध ग्राम के लिए, आदर्श ग्राम के लिए एक हम लोगों ने स्वरूप बनाया था। वो आदर्श गांव का मॉडल भी हमने बनाया था, हमने काफ़ी उसके ऊपर खर्च भी किया था। पर हमको दिखाई दिया कि हम इंडिविजुअल लेवल पर शायद इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा तो बहुत खर्चा हो रहा है पर काम कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर हमने काम करते 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 आज जो ट्रेनिंग वाला जो मॉडल है, या अलग अलग तरह से जैसे भी आप लोगों ने जो भी जिस तरह से भी आप सब सीख रहे हैं वो करके आज हम कम से कम इस बात को कहने के लिए सच माने तो पूरे देश के अंदर ग्राउंड लेवल पर यदि जैविक कृषि को लेकर के, प्राकृतिक खेती को लेकर के जितने भी जो उन्नत किसान या किसानी का जो काम आप सब कर रहे हैं उसमें बड़ा योगदान पतंजलि योग पीठ का है, ये कहते हुए हमें प्रसन्नता है। पुरुषार्थ तो आपका है, हमने तो प्रेरणा ही दी है, परंतु पुरुषार्थ के लिए भी कहीं ना कहीं से प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। और हमारी जो माताएं बहनें लगी हैं आदर्श ग्राम बनाने के लिए, उनके लिए भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। बढ़िया ग्राम बना लो। इनको तो सॉइल टेस्टिंग किट हमारी तरफ से गिफ्ट दे देना भाई, जो आदर्श ग्राम बनाने वाली, ठीक है। और 2000 रिएजेंट भी फुकट में दे देना साथ में, कहेंगे जो 50 वाली तो खत्म हो जाएगा, तो कितना 1000 का और आता है ना, तो 1,500-2 हज़ार सैंपल के साथ ले जाना बहना उठा करके, कोई बात नहीं। तो कम से कम काम करो, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग जुटिए, आप सब परिवार के, पतंजलि के आप अभिन्न अंग हैं, हम ऐसा ही मानते हैं। चाहे हम आपसे रूबरू 1-to-1 मिल पाएँ नहीं मिल पाएँ, आप जहाँ भी हैं जो भी कर रहे हैं समझ लेना कि सब पूर्वजों का आशीर्वाद आपके सर पर है, पितरों का आशीर्वाद आपके सर पर है। हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया, हमने जो पाया, हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लगे हैं। इससे बड़े गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती है। आप सिर्फ खेती नहीं करते हैं, आप लोगों के जीवन की रक्षा भी करते हैं, लोगों के जीवन को भी आप बचाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़िए, हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और आगे भी गतिविधियों के लिए मैं जो उसमें तो आप ऐप में तो सबका एड्रेस नंबर मोबाइल वगैरह ही है, बाकी इस तरह की जितने भी गतिविधियां काम वगैरह भी होंगे हम आप लोगों को जोड़ करके भी रखेंगे। बस इतना कहता हूँ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।